तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, 42वां दिन है, 42 डेज हो गए हैं और आज एक नई खबर आई है। आपको याद होगा जो मैंने कल भी जिक्र किया था, बूचा को जिस तरीके से, जो यूक्रेन का एक छोटा सा शहर है, बूचड़खाने में तब्दील करने की कोशिश की गई, जगह जगह से लाशें मिल रही हैं। उस बूचा में आम शहरियों को, आम लोगों को मारने का जिसने हुक्म दिया था, जो रूसी सेना का कमांडर, उसकी शिनाख्त हुई है और यूक्रेन ने बाकायदा ये कहा है कि हम उसे ढूंढेंगे और बदला लेंगे। तो अब जंग और बदला, ये सारी चीज़ें जारी हैं, लेकिन अभी तक समझौते की कोई बातचीत हो नहीं रही है। जो मैदान में जंग लड़ी जा रही है वो तो लड़ी ही जा रही है, साथ में ज़ुबानी जंग भी लड़ी जा रही है। तो देखिए कब तक ये जंग ख़त्म होती है। अब आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले इत्तेफाक से उसी स्टेट की कहानी है और ये, लेकिन एक कहानी को सुनाने से पहले एक जानकारी देता हूं आपको, जिससे अपने जुडिशल सिस्टम के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी बढ़ेगी कि क्या हमारे यहाँ कैसा कुछ काम हो रहा है। गुजरात में 2001 में एक जगह पे करीब एक ही गांव के 9 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, 26 लोगों को उसमें से आरोपी बनाती है, लोअर कोर्ट फैसला सुनाती है, उन सबको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अब इन्हीं में से बाद में वो लोग फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारे लोग अपील करते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, बरी हो जाते हैं। लेकिन एक शख्स करीब 21 साल तक जेल में रहता है, उसी सज़ा में, उम्र कैद की उसकी सज़ा है। और 21 साल तक जेल में रहने के बाद चूँकि लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, वो पड़ा रहा जेल में। इस शख्स का नाम था जेसन धान कोली। ये भी एक उसमें आरोपी और एक मुलजिम के बाद 21 साल तक जेल में रहा और इसने लोअर कोर्ट के फैसले को कभी ऊपरी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया, चुनौती नहीं दी, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इसके पास पैसे नहीं थे कि ये किसी वकील को पकड़े, वो उसका केस लड़े। हालांकि कहने को हमारे यहाँ सरकारी मदद भी मिलती है वकील के थ्रू, अगर आपका कोई है नहीं। लेकिन इस शख्स की किसी ने मदद नहीं की, ना कोई वकील आया, ना इसके पास पैसे, ना वो उसकी अर्जी टाइप करने के लिए पैसे। तो इस चक्कर में ये जेल में पड़ा रहा। 21 साल के बाद कुछ लोगों को इसकी कहानी पता चली, फिर उन्होंने इसकी अर्जी लगाई कि साहब, जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया वो गलत है और ये बेकसूर है, उस पर सुनवाई हो। अब अदालत भी हैरान कि फैसला सुनाए में भी 21 साल हो गए और 21 साल के बाद अब ये शख्स ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करने जा रहा है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, और ये कहानी भी इत्तेफाक से गुजरात से है। गुजरात में एक जगह है पाटन, और ये कहानी वहीं से है। पाटन की एक अदालत ने, लोअर कोर्ट ने, परसों 2 दिन पहले मंडे को, यानी 4 अप्रैल को एक फैसला सुनाया। और इस फैसले की वजह से मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो फैसला क्या है ये बाद में बताऊंगा, कहानी पहले सुनाता हूं। करीब 3 साल पुरानी बात है। पाटन में एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े कारोबारी, जिनका नाम नरेंद्र भाई पटेल, ये वहां रहते अपने परिवार के साथ। परिवार में इनकी एक बेटी और एक बेटा, बहू और एक पोती। तो कुल मिलाकर ये 5 लोग थे। नरेंद्र भाई के पास ठीक ठाक पैसे थे, बच्चों की परवरिश अच्छी की। जो उनका बेटा था इकलौता, वो धीरे धीरे उनके कामकाज में लगा, बहुत ही लायक, बहुत ही होनहार, आज्ञाकारी बेटा। बेटी को भी उन्होंने पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी बेटी का नाम किन्नारी बेन पटेल। तो कॉलेज के बाद उसने फिर मेडिकल की पढ़ाई की और एक डेंटिस्ट बनी, दांतों की डॉक्टर। इधर कुछ वक्त के बाद नरेंद्र भाई पटेल ने अपने बेटे, इकलौते बेटे जिगर की शादी कर दी। जिगर की शादी हुई भूमि नाम की एक लड़की से, और इत्तेफाक से वो भी एक डेंटिस्ट, एक डॉक्टर। तो भूमि भी डॉक्टर और उसकी जो ननद हुई रिश्ते में, किन्नारी, ये भी डेंटिस्ट, ये भी एक डॉक्टर। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर हुआ ये कि
2019 में जनवरी के बाद से ही बिल्कुल एक ठीक ठाक इंसान, जिगर, जिसकी उम्र करीब 34-35 साल, फिट, कोई बीमारी नहीं, वो 2019 जनवरी के बाद अचानक वो बीमार पड़ने लगा। उसे तरह तरह की तकलीफ़ें होने लगी। वो बार बार डॉक्टर के पास जाए, उसका वेट गिरने लगा, कई बार उसको आँख दिखाई कम दे, कई बार वो बहकी बहकी बातें करने लगे। अब घर वाले परेशान कि एक ठीक ठाक अच्छा खासा लड़का अचानक इस तरीके से बीमार, परेशान, वेट गिर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, इस उम्र में दिखाई कम दे रही है, वजह क्या है। उन्होंने एक दो कई डॉक्टर बदले, पर हर डॉक्टर ने कहा कोई नहीं है, ये सब ठीक है, दवा दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसी दौरान में 5 मई 2019 को नरेंद्र भाई अपने पुश्तैनी गांव में अपने बच्चों के साथ जाते हैं। वहाँ कोई एक फंक्शन था, एक दूर के रिश्तेदार का, तो अपने बेटे, बहू, पोती और बेटी, इनके साथ वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद ये लोग उस रात वहीं रहते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें वापस आना था और ये तारीख़ थी 5 मई 2019 की। जब लोग वापस आने के लिए होते हैं तभी अचानक फिर से एक बार जिगर की तबीयत बिगड़ जाती है। अब जिगर की तबीयत बिगड़ती है, उसे पता था, उसे लगा कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। वो बदहवास अपनी कार की तरफ लपकता है, लेकिन फिर अचानक देखता है कि कार की चाबी गायब है। वो चारों तरफ अपने पैंट में, बाकी जगहों पे देखता है, चाबी मिलती नहीं। तब तक वो लगभग बेहोशी के आलम में था। घर वालों ने उसकी हालत देखी, फिर उसकी बहन और बाकी लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में कुछ देर के बाद ही जिगर की मौत हो जाती है। अब जिगर की तबीयत ख़राब थी, अचानक मौत हो गई। घर वालों को यही लगा, डॉक्टरों ने जो सिम्टम देखा, बोले बीमार था, कमज़ोर हो गया था, हो सकता है दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार वाले जब कहीं पे कोई ऐसा शक या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है तो फिर वो पोस्टमार्टम और मेडिकल की जो सारी प्रोसेस है उससे बचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बेटा तो मर गया, अब क्या चीर फाड़ करना। यही आम लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं। अभी बल्कि 1-1.5 महीने पुरानी बात भी ऐसे एक फ़ोन आया था। कई ऐसे बीमार होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, अचानक उनकी मौत हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ मौत होती है। तो एक कायदा कानून है कि अब फिर अचानक इस उम्र में बिना किसी बीमारी के तो वो पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है। तो कई सिफारिशी फ़ोन आते हैं कि एक बार आप बोल दें तो पोस्टमार्टम ना हो, कौन चीर फाड़ कराएगा, माँ बाप और दुखी हो जाएंगे। तो फिर उसका तरीका है लोकल पुलिस से कांटेक्ट करना है और फिर डीएम की इजाज़त तो उसके ज़रिए मिल जाती है कि नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये कई बार उल्टा पड़ जाता है, जैसे इस कहानी में है। तो जिगर की मौत हो गई अस्पताल में। घर वालों ने कोई शक जताया नहीं। उन्होंने कहा बीमार तो था ही था, 5-6 महीने से कमज़ोर हो रहा था, हो सकता है उसी कमज़ोरी की वजह से हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। घर वाले उसकी बॉडी ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाता है, करीब 25 दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आ जाती है 30 मई की। जिगर की मौत के 25 दिन के बाद 30 मई की तारीख थी। अचानक 30 मई के दिन में जिगर की वाइफ भूमि और उसकी 14 महीने की बच्ची माही, इन दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है। अब अचानक तबीयत बिगड़ी, घर में वैसी 25 दिन पहले एक जवान मौत हुई है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। फ़ौरन दोनों को लेकर अस्पताल जाया जाता है, दोनों को एडमिट किया जाता है, डॉक्टर दोनों को देखते हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर 14 महीने की बच्ची माही को नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है, जबकि भूमि की जान बच जाती है। अब 14 महीने की बच्ची की मौत हुई, कैसे, क्यों? उधर 25 दिन पहले घर के इकलौते वारिस की मौत हुई थी और लगभग ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी। इससे पहले सब ठीक था, ये अचानक क्या हो रहा है? कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो घर के मालिक यानी कि जिगर और उसकी बहन किन्नारी के पिता नरेंद्र भाई पटेल को डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। फिर उन्होंने रिकॉल करना शुरू किया, उन्होंने सोचना शुरू किया तो उन्हें याद आया कि जब 5 मई को जिगर की मौत हुई, इकलौता भाई था किन्नारी का, मौत के अगले दिन से ही, बल्कि उसी दिन से ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको कोई सदमा नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं।
और वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, बल्कि हंस रही थी, गाने सुन रही थी। उससे गैम्बलिंग की भी आदत थी, तो वो जुआ भी खेल रही है। तो उसका बर्ताव और बिहेवियर बड़ा अजीब लगा उसी के पिता को। तो उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा। फिर उसके बाद अचानक अब भतीजी की मौत हो गई, उनकी पोती की, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, इस बार पोस्टमार्टम कराते हैं। बेटे का तो कराया नहीं, 14 महीने की बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में जो आया वो उसमें शक जताया गया कि कुछ ऐसी चीज़ दी गई थी जो एक तरह से स्लो पॉइजन के तौर पर काम कर रहा था। अब ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि एक 14 महीने की बच्ची को कोई स्लो पॉइजन क्यों देगा। फिर उसकी माँ की भी तबीयत खराब हुई थी। अब जब ये रिपोर्ट आई तो नरेंद्र भाई पटेल, बहुत सारे सवाल उनके मन में उठे, शक भी हुआ। इसके बाद पहला काम ये किया कि 14 महीने की बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया, भूमि को। कहा तुम वहाँ जाओ, यहाँ सेफ नहीं हो। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि वो अपने ही घर में उसको कह रहे हैं सेफ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से बात की, किन्नारी से, और उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे बर्ताव को देख रहा हूँ, मुझे शक है कि दोनों मौत नेचुरल नहीं है, और मुझे लगता है इन दोनों मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्या सच है? नरेंद्र भाई पटेल ने पूछ तो लिया, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने से जवाब कैसा मिलेगा। जो सोचा नहीं था वैसा उन्हें जवाब मिला। उनकी अपनी बेटी सामने खड़ा होकर कह रही है, खड़ी होकर, कि हाँ मैंने मारा इन दोनों को, और भाभी को भी मारना था, लेकिन बच गई, और अब आपने उसको उसके घर भेज दिया, तो मेरा काम मुश्किल हो गया। नरेंद्र भाई सन्न रह गए सुनकर। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुमने मारा है, अब हो सकता है मेरी जो संस्कार तुमको दिए वो उसमें गलत था, कम रह गया, लेकिन एक तरफ मेरी बेटी है, एक तरफ बेटा और मेरी पोती जिसकी तुमने जान ली। आज मैं एक बाप होने के नाते तुम्हें माफ़ कर दूं, इस राज को राज रख लूँ, तो फिर अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे जुर्मों पे पर्दा नहीं डालूँगा। और ये कहकर वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने सारी कहानी बताई और एक रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट ये कि उनके बेटे और उनकी पोती की मौत के लिए उनकी अपनी बेटी जिम्मेदार है। बेटी ने भी रोका नहीं बाप को। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नहीं मालूम ये जुर्म मुझसे कैसे हुआ मेरे हाथों से, लेकिन हाँ हो गया। इसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उस वीडियो में कन्फेशन करती है कि जिगर यानी अपने भाई, 14 महीने की अपनी भतीजी यानी माही, इन दोनों को उसी ने मारा और अपनी भाभी को भी मारने की कोशिश की थी। जब वीडियो कन्फेशन पुलिस के हाथ लगता है, इसके बाद पुलिस किन्नारी बेन पटेल को गिरफ्तार कर लेती है। 31 साल की एक लेडी डॉक्टर, एक डेंटिस्ट। अब इसके बाद उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो फिर पूरी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि बचपन से ही दोनों भाई बहन घर में एक साथ रहे, लेकिन दोनों के मिजाज में बड़ा फ़र्क था। भाई थोड़ा ज़्यादा घर की देखभाल, जिम्मेदार लड़का था, और उसे शुरू से ही लगता था कि घर में भाई और बहन के बीच में भेदभाव हो रहा है। ज़्यादातर लोग, घर वाले, रिश्तेदार उसके भाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको कम देते हैं। उसे लगा कि शायद उसका वजूद नहीं है, उसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये बात उसके दिल में धीरे 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 जहर बनता गया। फिर उसके बाद एक वक्त आया जब भाई की शादी हो गई। जब शादी हुई तो भाभी भी डेंटिस्ट निकली और भाभी भी समझदार निकली। थोड़े ही दिनों में उन्होंने घर के लोगों के दिल जीत लिए। अब उसे लगा कि एक तो प्रोफेशनल राइवल, ऊपर से अब बर्ताव से भी घर जीत लिया। वो फिर वहीं की वहीं रह गई। उसे लगा उसके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। इन चीज़ों ने उसके दिमाग में इतना जहर भरा कि उसे लगा कि मुझे भाई और भाभी को रास्ते से हटा देना चाहिए। बल्कि फिर इस दौरान में बेटी पैदा हुई तो उसने कहा इसको भी हटा देना चाहिए। ये उसके सेकंड थॉट बाद में इसलिए आया। उसने कहा अगर भाई और भाभी को हटा देते हैं रास्ते से, तो एक तो पिता इंडस्ट्रियलिस्ट थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पैसे, तो वो इकलौती वारिस होगी, फिर और कोई वारिस भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी भतीजी को ज़िंदा छोड़ती हो तो बालिग होने के बाद वो उसके पिता के जायदाद में हिस्सेदार होगी। फिर उसने प्लान करना शुरू किया कि कैसे मारे जिस पर शक भी ना हो। डॉक्टर थी, काम आसान हो गया।
उसने पहले इंटरनेट पे बहुत सारे सर्च किए, कौन कौन से पॉइज़न होते हैं, ऐसे कौन से पॉइज़न हैं जिस पे शक ना हो किसी को कि हमने जहर दिया है, और धीरे धीरे वो मारे, एक झटके ना मारे। फिर उसे पता चला एक धतुरा होता है, धतुरे का बीज, वो बड़ा धीरे धीरे काम करता है और वो आपके अलग अलग शरीर के अंगों को बहुत वक्त लेकर डैमेज करता जाता है, ख़ासतौर पर लीवर को। उसने उस धतुरा नाम के जहर को, उसके बीज को लिया और उसको अपने भाई को देना शुरू किया, पानी में मिलाकर। जब भी वो घर आता पानी पीता, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको देती और उसकी वजह से उसके भाई की तबीयत ख़राब होने लगी। इसके बाद वो गई जौहरी की दुकान पर और वहाँ जाकर उसने साइनाइड खरीदी। साइनाइड के बारे में भी उसने पता किया था। अब साइनाइड हर एक को तो मिलता नहीं, लेकिन साइनाइड जेवर बनाने और इन सब में इसका मेन यूज़ होता है। चूँकि ये एक डेंटिस्ट थी, दांतों की डॉक्टर, इसने कहा कि कुछ मेरे पेशेंट हैं, उनको सोने के दांत लगाना है और उसके लिए, उस दांत को बनाने के लिए मुझे साइनाइड की ज़रूरत है। एक लेडी डॉक्टर है, प्रोफेशन में यूज़ भी होता है ऐसे दांतों वातों में जिसमें सोना हो। उसने दे दिया, वो ले आई। अब वो धतुरा का जहर पानी में थोड़े थोड़े मकदार मात्रा में मिलाकर पिलाती और उस साइनाइड को उसने एक कैप्सूल में, आम कुछ कैप्सूल ख़रीदा और उसमें उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी मिला दी और वो रखी रही। भाई को देना शुरू किया, फिर भाभी को देना शुरू किया। इसके बाद जब उसका ख्याल आया उसे कि भतीजी भी रास्ते से हट जाएगी तो पूरी प्रॉपर्टी होगी, अब उसने उस मासूम बच्ची को भी देना शुरू किया। दवा ने धीरे धीरे, जहर ने अपना काम करना शुरू किया। बीमार पड़ने लगा, लीवर में प्रॉब्लम, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम, दिखने में प्रॉब्लम होने लगी। भाभी को चूँकि उसने लेट देना शुरू किया था और उसे ये था कि एक साथ नहीं देंगे ताकि शक ना हो किसी को, तो भाभी अभी ठीक ठाक थी, बच्ची भी अभी ठीक ठाक थी। 5 मई 2019 को जब ये अपने पुश्तैनी गांव गया था पूरा परिवार, तब इसने वहाँ पे वापसी में फिर जो पानी था भाई के लिए, जिगर के लिए, उस पानी में इसने फिर दिया और उसको पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई भाई की। अब जब तबीयत बिगड़ी तो उसने कहा कि ठहरो, मेरे पास दवा है, मैं तुमको दवा दे रही हूँ। अब जहर के ऊपर उसने जहर दिया उस कैप्सूल में जिसमें उसने साइनाइड भर रखा था। भाई की जब तबीयत बिगड़ी तो उसे कहा कि इससे तबीयत ठीक होगी। उस दवा के नाम पर कैप्सूल में बंद जहर अपने भाई के मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया और फिर उस कैप्सूल को डालकर वही जहर वाला पानी उसके मुंह में डालकर पिला दिया। भाई की तबीयत बिगड़ी, अब भागा कार की तरफ कि डॉक्टर के पास जाऊंगा। उससे पहले उसने चुपचाप से उस कार की चाबी भी अपने पास रख ली ताकि भाई इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ना जा सके, डिले हो जाए और उसकी मौत हो जाए। और वही हुआ, चाबी मिलने में भी देर हुई, हॉस्पिटल जाने में भी देर हुई और फिर भाई की मौत हो गई। बाद में उसने, शक न हो, उस कार की चाबी को अहमदाबाद में बहुत दूर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया। भाई की मौत हो गई, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, शक किसी पे था नहीं। इसके बाद 30 मई, 25 दिन भाई की मौत के बाद, उसने फिर वही पानी धतुरा का अपनी भाभी को दिया और अपनी भतीजी को दिया। भतीजी की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी तो उसने कहा ठहरो, मैं इसको एक दवा देती हूँ। एक और कैप्सूल इसने निकाला, उसी कैप्सूल में वो साइनाइड, वो उसने अपनी भतीजी के मुंह में जबरन डाला, भाभी के मुंह में नहीं डाल पाई क्योंकि उसका उस दिन इरादा ये था कि पहले अब भतीजी, इसके बाद भाभी। दोनों की तबीयत लेकिन बिगड़ी, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। भाभी को चूँकि उसने साइनाइड दिया नहीं था, वो बच गई। 14 महीने की मासूम जो माही थी भतीजी, उसको डॉक्टर नहीं बचा पाए और उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद उसे ये था कि बच्ची, इसका भी पोस्टमार्टम नहीं होगा। इसके बाद आखिरी शिकार बचा था भाभी, तो उसको ये था कि अब भाभी को इसी तरह, क्योंकि ऑलरेडी उसने जहर तो देना शुरू कर दिया था स्लो पॉइजन के तौर पर। बस एक दिन ऐसे ही धतुरा के पानी के बाद तबीयत बिगड़ती और एक और साइनाइड का कैप्सूल उसके मुंह में उसको डालना था। लेकिन इन 2 मौत के बाद पिता को कुछ अजीब सा बर्ताव फील हुआ अपनी बेटी को लेकर। उसकी वजह थी, उन्हें लगा कि भाई की मौत के बाद भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, गाने सुन रही है, दोस्तों के साथ जा रही है, जुआ खेल रही है, कोई फ़र्क नहीं। फिर जब भतीजी की मौत हुई और सेम उसी तरीके से, उसी हालात में, तब 25 दिन में पिता को एहसास हो गया था और तब उन्होंने उससे बात की और उसने भी झूठ नहीं बोला, उसने कहा हाँ मैंने मारा है। इसके बाद उसी दौरान में पिता ने भूमि को, अपनी बहू को मायके भेज दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि तीसरा और आखिरी शिकार वही है।
और उनके मायके भेजने की वजह से उनकी बहू की जान बच गई। बाद में से बहुत सारे फिर, चूँकि उसका खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट था वीडियो में, वो कोर्ट में पेश किया गया, पिता खुद गवाही दे रहे हैं, एक बाप जो है अपनी बेटी के। तो इन सारी चीज़ों ने आखिरकार उसको कोर्ट में गुनहगार ठहरा दिया और अदालत में इसके ऊपर मुकदमा चला लंबे वक्त तक। और अब मंडे को 2009 मंडे मतलब 4 अप्रैल 2022, यानी इस इंसिडेंट के करीब 3 साल के बाद पाटन की लोअर कोर्ट ने इस केस को हालांकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, लेकिन कहा कि एक संगीन जुर्म है। ख़ासतौर पर एक डॉक्टर, एक बहन, एक बुआ, और उसने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ी नहीं है। और इसीलिए अदालत ने किन्नारी बेन पटेल को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी है। ये उम्र कैद जब तक उसकी उम्र है, जब तक उसकी सांसें हैं, तब तक वो जेल की चारदीवारी के अंदर रहेगी। अब आगे हालांकि हाई कोर्ट में क्या होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ये इसके बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो ये थी कहानी। एक 2 चीज़ें इसमें पता चली। एक, जिसे ये लगा कि घर में उसके साथ ठीक ठाक सलूक नहीं हो रहा है, भेदभाव होता है, बहुत सारे ऐसे घरों में शिकायत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में लें और अपने ही खून का खून करें, क्योंकि ये भाई बहन इन सब का रिश्ता ऐसा होता है। दूसरा, एक बाप चाहता तो बेटा तो खो चुका था इकलौता, अब बची घर में इकलौती वारिस बेटी थी। कहते हैं बेटियां बाप के बहुत करीब होती हैं, लेकिन उस बाप को जब पता चला तो उसने अपनी बेटी के गुनाहों को छुपाया नहीं, बल्कि वो पुलिस स्टेशन गया, अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखाई उसके खिलाफ। तो ये भी एक मिसाल पेश की। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले अब उसी सिलसिले को दूसरे आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत, आज तन्विक का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे तन्विक। और गौरव चौहान इनके बेटे हैं, इन्होंने भेजा औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इसके अलावा ग्रेस एलियस रेखा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ग्रेस। और विकास मल्हान जी ने भेजा है टोक्यो से, उनकी पत्नी है। कालीचरण साहा झारखंड से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कालीचरण साहब। इसके अलावा नेहा की मम्मी का भी आज बर्थडे है, उन्होंने मम्मी का नाम नहीं लिखा है, चंडीगढ़ से हैं। तो हैप्पी बर्थडे नेहा, अपनी मम्मी को कहना और तुम्हारी गलती है, तुमने नाम तो भेजा नहीं। इन्होंने एक सवाल भी पूछा नेहा ने कि अगर टेनेंट यानी किराएदार मकान खाली ना करे तो उसके लिए कानून क्या है। तो बड़ा सिंपल है। एक तो ये है कि पहली चीज़, एक एग्रीमेंट होता है आमतौर पर 11 मंथ का। तो अगर वो एग्रीमेंट के तहत आपने दिया है तो 11 मंथ पूरा होते ही फिर आप उससे खाली करा सकते हैं कानूनी। बहुत सारे लोग एग्रीमेंट पे देते नहीं हैं, तो उसके लिए ये है कि फिर अगर वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है तो फिर पुलिस के पास जाएं, कंप्लेंट लिखें, रिपोर्ट लिखाएं, तो उससे भी मदद मिल जाती है। रुद्राक्ष मिश्रा हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रुद्राक्ष। और ये अंकित मिश्रा जी के बेटे हैं। कृष्ण भट्ट, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कृष्ण। और अमित, बल्कि कृष्णा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कृष्णा भट्ट, इनका जन्मदिन है। और अमित की बहन है ये, सूरत से। इसके अलावा अविनाश दुबे के दोस्त का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अविनाश, आपने भी अपने दोस्त का नाम नहीं भेजा। ऋषभ झा, ये चाहते हैं बिहार के डॉन संतोष झा की कहानी सुनाओ। इसके अलावा प्रज्वाल चिंचपाले, हरेन पांड्या गुजरात के गृह मंत्री थे, कभी उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ, आपको इसी कहानी में मिल जाएगी वो। इसके अलावा विकास सक्सेना जी ने भी लिखा है, इनकी बिटिया है उनका सानवी, और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ाई लिखाई करके नाम कमाए। सत्यम प्रियदर्शी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा जर्नैल एस सिद्धू साहब, थैंक यू आपके मेल के लिए, और एक स्टोरी की फरमाइश भी की इन्होंने। इसके अलावा प्रीति नरूले जी, थैंक यू। नेमी चंद जाट, दीपक कुमार, और इसके अलावा सागर सिंघानिया, ये दोनों बेंगलोर से हैं, थैंक यू सो मच। अकरम खान हैदराबाद से हैं, मोहम्मद शाहनवाज, इसके अलावा सागर काकोटकर। और एक फैमिली मेम्बर ने एक मेल लिखा है और उन्होंने ये लिखा है कि एक इनका दोस्त है और वो कहानी सुनता है बहुत पाबंदी से, लेकिन कहानी सुन कर ये हुआ कि अब वो शक्की हो गया है। अब पता नहीं, मैंने कभी कुछ कहा होगा कि शक करो, चौकन्ने रहो, ये भी कहा था मैंने कि
शक पे भी शक करो। तो ये मैंने पॉजिटिव वे में कहा है कि आपको अगर सुरक्षित महफूज रहना है, सिक्योर रहना है, तो आप आंख बंद करके अजनबियों पे भरोसा ना करें। लेकिन अब ये जिन्होंने फैमिली मेम्बर ने लिखा है, इन्होंने हालांकि कहा कि मेरा नाम न लें, तो इनका ये है कि उसने अजनबी छोड़िए अपनों पे भी शक करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से हर एक से वो दूर होता जा रहा है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है आप जो भी हैं, मैंने ये कहा ज़रूर है कि चौकन्ने रहिए, अलर्ट रहिए। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों, घर वालों, रिश्तेदारों पे भी हर वक्त शक करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप बड़े हैं, बालिग हैं, समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो ये आपको पता है कि किससे दूरी बनानी है, किससे एहतियात बरतनी है, किस पे शक करना है, किस पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप हर एक शख्स पे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है शक करना और साजिश की बू सूंघने लगेंगे तो यकीन मानिए फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए। इसके अलावा अशरफ शेख हैं और ये भीम कुंड की कहानी सुनना चाहते हैं। एहतशाम अंसारी हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। राजीव प्रजापति हैं झांसी से। इसके अलावा परशील चौधरी हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया और जो भी कहानी की फरमाइश है वो भी पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।